मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। इससे पहले के वीडियो में हम विशेषण पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिया को लेकर है, लेकिन क्रिया को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बात आपसे कहना चाहूँगा। जैसे उत्तर प्रदेश में इस समय पर बहुत सारी भर्तियाँ निकली हुई हैं, जैसे दरोगा की भर्ती आने वाली है, लेखपाल की भर्ती होने वाली है, उसके लिए आपको पैट अनिवार्य है तो पैट की भी परीक्षा होने वाली है। राजस्थान की तरफ जाएं तो रीट की परीक्षा होने वाली है। अगर उत्तराखंड की तरफ जाएं तो आने वाले समय में जल्दी ही वहां पर वीडियो की परीक्षा अर्थात ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती होने वाली है। और उत्तर प्रदेश में अभी तत्काल में एक भर्ती और आई हुई है जूनियर की, अर्थात जो जूनियर विद्यालय हैं गवर्नमेंट के, उसमें उन्होंने भर्ती निकाली है जिसमें विषयवार आपकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे कुछ विद्यार्थी उसमें हिंदी से फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें ये समझ लीजिए 100 नंबर की हिंदी आनी है। तो 100 नंबर की अगर हिंदी आनी है तो आपको आवश्यकता होगी हिंदी साहित्य की और हिंदी व्याकरण दोनों की, और भाषा का इतिहास। भाषा के इतिहास से संबंधित वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और व्याकरण के वीडियो मेरे लगातार चालू हैं, साहित्य के वीडियो को भी मैंने प्रारंभ कर दिया है। तो धीरे धीरे मैं आपको पूरा सिलेबस इस एक महीने में करा कर दूंगा। होने वाली जितनी भी भर्तियां उसके लिए सभी में समान रूप से मेरे समस्त वीडियो प्रदान करेंगे या प्रभावी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज अपना क्रिया के टॉपिक को। और एक बात और बताना चाहता हूं कि आप अभी तक बहुत से ऐसे लोगों से पढ़ते आए हैं इस यूट्यूब पर जिनको खुद नहीं पता कि क्रिया होती क्या चीज़ है। तो आप एक बार क्रिया मेरे द्वारा पढ़ लीजिए, फिर आप तुलनात्मक अध्ययन करिएगा कि वो सही है या मैं सही हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा सभी खराब हैं, बहुत ज्ञानी लोग भी पढ़े हुए हैं यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, अर्थात कहा जाए तो उनको लोग कम देखते हैं जो ज्ञानी लोग हैं, लेकिन जो केवल आपको मूर्ख बना रहे हैं उस पर बहुत सारे लोगों की भरमार लगी रहती है। चलिए आज मैं इतना चर्चा नहीं करना चाहता, क्रिया के टॉपिक को बात करते हैं। देखिए, क्रिया की अगर बात करी जाए तो बचपन से हम एक शब्द सुनते आ रहे थे कि क्रिया क्या होती है। क्रिया क्या होती है? तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को हम क्या कह देते हैं? क्रिया कह देते हैं। असल में क्रिया एक ऐसी चीज है, इसे समझिएगा कि हमें अगर कोई भी भाषा का प्रयोग करना है या भाषा का मूलाधार अगर हम देखें तो वो क्या है? क्रिया है। भाषा के मूल तत्व है या भाषा को प्रस्तुत करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो क्रिया होती है वही प्रधान होती है। इसीलिए क्रिया को वाक्य का मूलाधार या फिर प्राण कहा गया है, क्योंकि बिना क्रिया के कोई वाक्य बन ही नहीं सकता, और वाक्य ही नहीं बनेगा तो आप भाषा का प्रयोग कैसे करोगे? इसीलिए भाषा का मूलाधार क्रिया को कहा जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो संज्ञा मूल है, संज्ञा के ही इर्द गिर्द सभी चीजें हैं, लेकिन जब वाक्य विन्यास की बात आती है या वाक्य प्रस्तुत करने की बात आती है तब हमें आवश्यकता पड़ती है क्रिया की, और कोई भी ऐसी संज्ञा नहीं है जिससे कोई ना कोई क्रिया जुड़ी ना हो। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझेंगे। एक चीज और, क्रिया का मुख्य कार्य है क्या? क्रिया का मुख्य कार्य है वाक्य को समाप्त करना। क्या करना? वाक्य को समाप्त करना। इसीलिए क्रिया को समापिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समापिका। क्रिया का एक अन्य नाम है समापिका। इसको समापिका क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मुख्य कार्य है, क्रिया का मुख्य कार्य क्या है? वाक्य को समाप्त करना। अब प्रत्येक क्रिया समापिका नहीं होती है, इसको हम आगे डिटेल में अच्छी तरीके से समझेंगे। तो यहां तक आपका बात क्लियर हो गई कि क्रिया को एक हम अन्य नाम से जानते हैं जिसका अर्थ है समापिका। ठीक है, जैसे मैं बोलूं रमेश पढ़ रहा है, अब मैं अगर इसमें से पढ़ रहा है हटा दूं तो क्या वाक्य पूर्ण हो जाएगा? नहीं। जैसे रवि विद्यालय की ओर गया, अब गया अगर मैं हटा लूं तो क्या वाक्य पूर्ण हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्रिया ही एक ऐसी चीज है जो वाक्य को समाप्त करती है। चलिए अब बात करते हैं क्रिया की परिभाषा। अभी हमने थोड़ी देर पहले परिभाषा दी थी कि जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए। अब देखिए, कहने को तो ये दोनों एक ही चीज दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये दोनों थोड़ी सी अलग है, इनमें थोड़ा सा अंतर है, और इन दोनों की ही क्या आवश्यकता है परिभाषा में वो हम समझते हैं। किसी कार्य का करना पाया जाए, जैसे रवि पत्र लिखता है। अब यहां पर देखिए, क्या कोई कार्य का करना पाया जा रहा है? हाँ जी, यहां कार्य चल रहा है, कौन सा? लिखने का। तो जहां किसी कार्य का करना पाया जाए तो यहां लिखने का कार्य लगता है आपको चलता हुआ, तो ये क्या हो जाएगी? इस वाक्य की क्रिया हो जाएगी। अब हम एक वाक्य और देखते हैं, ईश्वर है।
वह ईमानदार है। अब ये दो वाक्य मैंने लिख दिए, आप ये बताइए यहां पर किस कार्य का करना पाया जा रहा है? कोई क्रिया होती हुई दिखाई दे रही है, कोई कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी ये क्रिया है। अगर ये शब्द यहां नहीं होता क्रिया की परिभाषा में तो हम इसे क्रिया नहीं कह पाते। तो किसी वस्तु का विधान करना भी क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। अर्थात किसी वस्तु की पहचान करना भी क्रिया है। कैसे कि ईश्वर क्या है? ईश्वर है, ठीक है। तो ईश्वर का होना भी क्या है? क्रिया है। ईश्वर क्रिया नहीं है, ये है क्रिया है। इसी तरीके से वह क्या है? वह ईमानदार है, तो ये है भी क्या हो गया? यहां पर क्रिया है। तो बात आपकी समझ में आ रही है कि जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहां तक बात ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे धातु की, ठीक है। धातु क्या होता है? देखिए धातु, देखिए धातु की अगर सामान्य तौर पर हम बात करें, आप व्यवहारिक तौर पर बताइए धातु क्या होता है। देखिए जैसे हम अंगूठी पहनते हैं, हम चैन पहनते हैं, माला पहनते हैं, बहुत सारी चीज पहनते हैं, लेकिन उन सभी में कॉमन क्या है कि वो सभी बने किससे हैं? किसी ना किसी धातु से बने हैं। तो वह मूल तत्व जिससे क्रियाओं का निर्माण होता है वही क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? एक वाक्य लिख लेते हैं। जैसे फिर से वही लिख ले रहा हूं, रवि सो रहा है। अब ये जो सो रहा है क्या है? इस वाक्य की क्रिया है, ठीक है। लेकिन ये क्रिया बनी किससे है? किसी ना किसी मूल शब्द से बनी है, तो उसी को हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। तो ये क्या है? धातु इसकी सो। इसी तरीके से जा, आ, नहा, खा, पी, सो आदि ये क्या है? धातु है। तो वे मूल शब्द जिनसे क्रियाओं का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं? धातु कह देते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। धातुओं से ही क्या बनती हैं? क्रियाएं बनती हैं, ठीक। चलिए अब यहां तक तो आप अच्छी तरीके से समझ गए धातु क्या होता है। अब जब भी हमें कोई वाक्य बनाना होता है तो हम इसी धातु को क्या करते हैं? निकाल लेते हैं, ठीक है। अब एक वाक्य और चीज समझते हैं, सामान्य रूप क्रिया का, ठीक है, या क्रिया का सामान्य रूप। अब क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है वो समझिएगा। पहले एक मैं वाक्य लिख दे रहा हूं, उसके आधार पर बात करेंगे, ठीक है। जैसे रवि पढ़ता है, रवि पढ़ रहा है, रवि पढ़ चुका है, रवि पढ़ेगा, ठीक है। रवि पढ़ा, रवि पढ़ा था, रवि पढ़ सकता है। अगर आप देखोगे तो ये वाक्य के अनुसार क्रिया के रूप हैं या काल के आधार पर क्रियाओं का यहाँ पर वर्गीकरण किया गया है। लेकिन अगर आप देखोगे तो इन सभी में कोई ना कोई क्रिया देखोगे तो समान ही निकल कर आएगी। अगर बात करी जाए तो इन सभी में एक ही क्रिया की समानता है, वो है पढ़ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो यही क्या है? क्रिया का सामान्य रूप है। तो क्रिया का सामान्य रूप क्या होता है कि धातु में ना जोड़ने पर क्या बन जाता है? क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है पढ़ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है? बहुत से लोग इसी को धातु समझ लेते हैं और बहुत से लोग पढ़ाते भी हैं यूट्यूब पर कि पढ़ना क्या एक धातु है। असल में जब भी हम शब्दकोश में क्रियाओं को लिखते हैं या धातुओं को लिखते हैं तो धातुओं को लिखने का जो चलन है वो धातु के साथ ना लिखने का चलन है। लेकिन धातु के साथ ना लिखते हैं हम केवल चलन की वजह से, क्योंकि पढ़ने में अटपटा नहीं लगता। देखो पढ़, आ, जा, खा, पी, नहा, धो, ये थोड़े से अजीब लग रहे हैं, तो इनको जब लिखा जाता है तो कैसे लिख देते हैं? पढ़ना, सोना, जाना, आना, नहाना, खाना, पीना, सोना आदि ये सब क्या बना दिए उन्होंने? लिखने के लिए कोश में, शब्दकोश में लिखते हैं इनको स्वतंत्र रूप से, तब ये ना लगाकर लिख दिया जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? असल में धातु क्या है? धातु वो मूल शब्द है जिससे क्रिया बनती है, और ये क्या है? क्रिया है। ये क्या है? क्रिया है। बस इन दोनों में अंतर क्या है? ये क्रिया का सामान्य रूप है। अर्थात जब क्रिया किसी वाक्य में प्रयोग न की जा रही हो तब वह क्रिया अपने सामान्य रूप में होती है। यानी कि आप क्या इसका कोई काल बता सकते हो और ये बता सकते हो क्रिया चल रही है, हो चुकी है या होने वाली है या समाप्त हो चुकी है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये क्रिया का सामान्य रूप है और ये क्रिया का वाक्य के अनुसार रूप है जिस पर काल, वाच्य, लिंग, वचन सबका प्रभाव पड़ा हुआ है। देखिए कैसे पढ़ता है, वर्तमान काल, पढ़ रहा है, क्रिया भी तत्काल में चल रही है।
पढ़ चुका है अर्थात क्रिया समाप्त हो चुकी है, पढ़ेगा अर्थात अभी शुरू नहीं किया है, पढ़ा अर्थात पढ़ चुका है, और पढ़ा था मतलब बिल्कुल क्रिया समाप्त हो चुकी है। तो आप देखोगे तो यहां पता चल रहा है ये है वाक्य के अनुसार रूप और ये है हमारा क्रिया का सामान्य रूप। बात समझ में आई यहां पर? चलिए, मैंने अभी क्या बताया था कि ये कोई धातु नहीं है, ये कोई धातु नहीं है, ये क्या है? सामान्य रूप है क्रिया का। ठीक है, तो क्रिया का सामान्य रूप कब बनता है? धातु में ना जोड़ते ही वो क्या बन जाता है? क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। और इस चीज को आप रट लीजिए, क्योंकि बहुत सारे फेमस लोग आपके यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वो इसको धातु नहीं, वो इसको धातु पढ़ाने लग जाते हैं कि पढ़ना धातु है। वो बताते हैं कि पढ़ना धातु है और पढ़ाना भी धातु है। ठीक है, ये दोनों ही धातु नहीं है, ये दोनों ही क्या है? क्रियाएं हैं। और क्रिया किस रूप में है? सामान्य रूप में है। बात समझ में आ गई? अब इस क्रिया का, यानी कि ये धातु, जो धातु से हमने क्रिया बनाई है सामान्य रूप में, क्या इसका प्रयोग कहीं होता है? इसी तरीके से कहीं प्रयोग होता है? हाँ जी, इसका प्रयोग अगर क्रिया के रूप में अगर बात करी जाए, क्रिया के रूप में, तो इसका होता है विधि काल में। विधि काल मतलब आदेशवाचक वाक्यों में, जहां आदेश की बात होती है। जैसे तुम कल पुस्तक पढ़ना, तो यहां पर यह प्रयोग हो गया। तो याद रखिएगा ये किसमें आती है? क्रिया। इसी रूप में क्रिया केवल विधि काल में प्रयोग होती है। वैसे इस क्रिया का प्रयोग इस तरीके से रूप बदलकर ही वाक्य में किया जाता है। ठीक है, चलिए, अब अगर हम सूक्ष्मता से अध्ययन करें, तो ये जो पढ़ना हमने लिखा था, पढ़ना, आना, जाना, ये सभी क्या है? हमने अभी सामान्य रूप में क्रिया बताई थी, लेकिन कुछ लोग इसको एक नाम और देते हैं, क्रियार्थक संज्ञा। क्या नाम देते हैं? क्रियार्थक संज्ञा। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञा क्यों कहा है वो समझिए। क्योंकि ये जो क्रिया है इस रूप में कभी भी किसी वाक्य में प्रयोग नहीं होती, या किसी भी वस्तु का विधान इस रूप में नहीं किया जा सकता, लेकिन इनका यही रूप संज्ञा की तरह से वाक्य में प्रयोग हो सकता है। और वहां पर जब ये संज्ञा की तरह से प्रयोग होता है तो उसी को क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। तो अब क्रियार्थक संज्ञा की भी परिभाषा को आप समझ ही लीजिए कि जब कोई क्रिया, और कौन सी क्रिया? सामान्य रूप में, जब कोई क्रिया अपने सामान्य रूप में संज्ञा की तरह से कार्य करे तो उसी को हम क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। वाक्य देख लेते हैं। देखो, पढ़ने से ही परीक्षा पास होगी। ठीक है, और देखो, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अब यहां पर देखिए, ये रूप वही है क्रियार्थक संज्ञा वाला। देखो, टहलना, टहल धातु में ना जोड़ा तो क्या बन गया? टहलना। पढ़ धातु में ना जोड़ा तो ये कारक विभक्ति लगी है, इस वजह से ये ने रूप में आ गया, वरना तो ना था ही। तो पढ़ने से ही परीक्षा पास होगी, तो किससे पास होगी परीक्षा? पढ़ने से। ठीक है, तो ये पढ़ने यहां पर किस रूप में आ रहा है? संज्ञा के रूप में आ रहा है। उसी तरीके से क्या लाभदायक है? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, तो यहां पर भी ये किस रूप में आया है? संज्ञा के रूप में आया है। यहां पर भी ये किस रूप में आया है? संज्ञा के रूप में। लेकिन अर्थ किसका आ रहा है? क्रिया का आ रहा है, इसीलिए इनको क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। मैं दो उदाहरण और दे रहा हूं जिससे आप पता चल जाएगा कि क्रियार्थक संज्ञा पहचानना कैसे है। तो बस ऐसे समझ लीजिए कि सामान्य रूप में जब क्रिया किसी वाक्य में आ रही हो, लेकिन काम किसका कर रही हो? संज्ञा का कर रही हो, तब उसको हम क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। बस एक चीज का याद रखिएगा, कहीं वो विधि काल का वाक्य ना हो। ठीक है, जैसे घर जाकर पत्र लिखना, यहां आदेशात्मक हो गया लिखना, तो यहां पर यह क्रिया का ही कार्य कर रहा है आदेशात्मक वाक्य में। ठीक है, तो यहां यह क्रिया है, क्रियार्थक संज्ञा नहीं है। यहां पर ये दोनों ही क्रियार्थक संज्ञा है। और देख लीजिए, क्रियार्थक संज्ञा या क्रिया को हम भाववाचक संज्ञा के रूप में बदल लें तब भी वो क्रियार्थक संज्ञा नहीं होती। कैसे? देखो, जैसे पास होने के लिए पढ़ाई जरूरी है। अब ये बताइए कि ये जो पढ़ाई शब्द आया है, क्या ये क्रिया का अर्थ प्रदान कर रहा है? नहीं। अब ये भाव का अर्थ प्रदान कर रहा है, ये भाववाचक संज्ञा है।
ये क्रिया नहीं है, इसको हम क्रियार्थक संज्ञा नहीं कहेंगे। ये क्या है अब, क्या है अब ये भाववाचक संज्ञा है। और ये क्या है, ये क्रियार्थक संज्ञा है। और ये क्या है, ये विधि काल की संज्ञा है। बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से आपको यहां तक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब बात करते हैं क्रियाओं के वर्गीकरण की। ठीक है, देखिए क्रियाओं का वर्गीकरण कई वैयाकरणों ने कई प्रकार से किया है। कुछ 5 प्रकार से करते हैं, कुछ 4 प्रकार से करते हैं। देखिए करने की बात तो बहुत लंबी है, इसको मैं ज्यादा आपको डिटेल में नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रियाओं का वर्गीकरण किया कितने आधारों पर है। हम यहां पर पढ़ेंगे क्रियाओं का वर्गीकरण 2 आधारों से। ठीक है, क्रियाओं का वर्गीकरण 2 आधारों से। पहला है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, और दूसरा है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। ठीक है, कर्म, कर्म क्या होता है? कर्म होता है क्रिया के कार्य का प्रभाव जिस शब्द पर पड़े वही क्या है, कर्म है। तो कर्म के आधार पर क्रियाओं को 2 भागों में बांटा गया है। एक है अकर्मक और दूसरी है सकर्मक। ठीक है, और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर भी क्रिया के 2 प्रकार हैं, मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। ठीक है, यही वर्गीकरण धातुओं का भी है। असल में ये वाला जो वर्गीकरण है धातुओं का ही वर्गीकरण है, और मूल रूप से क्रियाओं का वर्गीकरण ये है। अगर आपसे पेपर में पूछ ले कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो हमें उत्तर इसी के आधार पर देना है। क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, यह मूल रूप से धातु का वर्गीकरण है। जब धातु में परिवर्तन होता है तो क्रिया में परिवर्तन अपने आप हो जाता है। ठीक है, इसको मैं आपको अगले वीडियो में अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अब थोड़ी सी हम चर्चा अकर्मक सकर्मक की कर लें, और अकर्मक सकर्मक की यहां भी चर्चा करूंगा। अगले वीडियो में इसको विस्तार से भी समझाऊंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विवादास्पद इसी में आप रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे विवादास्पद टॉपिक भी है। अकर्मक सकर्मक बहुत से लोग अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाते, नहीं समझा पाते हैं, और इसीलिए कई विद्यार्थी इसमें भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि हम क्या करें। चलिए बात करते हैं अकर्मक और सकर्मक। अगले वीडियो में आपको अकर्मक और सकर्मक अलग अलग मैं आपको समझाऊंगा, और बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा। अगर आप अच्छी तरीके से समझना इसको चाहते होंगे तो मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखेंगे। ठीक है, चलिए अकर्मक। अब देखिए अकर्मक क्या होता है और सकर्मक क्या होता है। अकर्मक की अगर बात करी जाए तो देखो कर्म शब्द दोनों में ही आ रहा है, लेकिन यहाँ कर्म से पहले आ आया है, यहाँ कर्म से पहले सा आया है। तो अब इसी में अंतर है। लोग क्या समझते हैं कि वे वाक्य जिसमें कर्म ना दिया हो वही क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं, या वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म दे दिया गया हो वो क्या कहलाती हैं, सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब है कि रवि लिखता है तो ये अकर्मक है, और रवि पत्र लिखता है तो ये सकर्मक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? कि देखिए ये तो सकर्मक क्रिया है ही है, और ये क्या वाक्य ही पूर्ण है? पहले ये बताओ, रवि लिखता है, अब कुछ ना कुछ तो लिखेगा, तो ये वाक्य ही पूर्ण नहीं है। तो इसको अकर्मक सकर्मक की तो बात बाद की है, पहले तो इसको समाप्का वाला काम तो कर लेने दो। समाप्त का मतलब वाक्य को समाप्त तो कर लेने दो, और जब तक वाक्य ही समाप्त नहीं होगा तो फिर आप उसमें अकर्मक सकर्मक कैसे पहचानोगे? फिर अकर्मक का और सकर्मक का औचित्य ही क्या रह जाएगा। तो अब हम बात समझते हैं अकर्मक और सकर्मक में परिभाषा में क्या हम भ्रम की स्थिति आ रही है। देखिए अकर्मक का अर्थ तो वही है कर्म ना, और सकर्मक का मतलब कर्म सहित। लेकिन अंतर क्या है समझने का, वो ये समझिए। अकर्मक का अर्थ है वे क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता ना हो, और सकर्मक का अर्थ है कि वे क्रियाएं जो कर्म के साथ होने पर ही पूर्ण होती हैं। बात समझ रहे हैं? अकर्मक वे क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता ना हो, और सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता हो या फिर कर्म की क्या हो, जरूरत हो। बात समझ में आ रही है? उदाहरण के अनुसार देखते हैं। रवि सो गया, ठीक है, बच्चे टहल रहे हैं। मैंने ये 2 वाक्य लिखे,
रवि सो गया और बच्चे टहल रहे हैं, क्या इन दोनों ही वाक्यों में आप देखोगे तो सो गया क्रिया को करने के लिए रवि के अलावा किसी और चीज की आवश्यकता है? क्या आप दे सकते हो कोई चीज? नहीं दे सकते। तो ये क्रिया कैसी है? अकर्मक है। बच्चे टहल रहे हैं तो बच्चों को टहलने के लिए क्या किसी चीज की आवश्यकता है? अब कहोगे कि सड़क चाहिए, तो सड़क आधार है और आधार दोनों तरफ आ सकता है, और आधार को हम अधिकरण कारक में पढ़ते हैं, यहां नहीं पढ़ते। तो ये क्रियाएं कैसी हैं? अकर्मक हैं। तो सीधी सी बात है, अब सकर्मक क्रिया भी हम समझ ही लेते हैं। सकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं जिन्हें करने के लिए हमें कर्म की क्या हो? आवश्यकता हो, यानी कि वाक्य में हो या ना हो, अगर उसकी जरूरत भी आपको दिखाई दे रही है तो वही क्या क्रिया? सकर्मक है। देखो कैसे, राजू लाया, ठीक है, राम लिखता है, ठीक है, मां बनाती है। अब मुझे ये बताइए, क्या ये तीनों ही वाक्य पूर्ण लग रहे हैं आपको? लेकिन अगर आप अपने पुराने अध्यापकों के आधार पर देखोगे तो ये तीनों ही कैसी हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। अब क्रिया की तो बात मैंने क्या बताया था कि इनको पूर्ण तो होने दो पहले वाक्य को। चलिए, अब राजू लाया, तो इस वाक्य में तुरंत आपके दिमाग में ये प्रश्न उठेगा कि भाई बात को पूरा करो, क्या लाया ये बताओ, तब हम मानेंगे ये क्रिया हो गई। तो देखो, राजू लाया, क्या लाया? फल लाया। अब ये वाक्य पूर्ण हो गया। चलिए, राम लिखता है, क्या लिखता है? पत्र लिखता है। मां बनाती है, क्या बनाती है? खाना बनाती है। तो ये जिन तीन शब्दों से मैंने ये तीन वाक्यों को पूर्ण किया है, यही क्या कहलाते हैं? कर्म कहलाते हैं। और इनके बिना ये क्रियाएं संभव हैं ही नहीं। कैसे? अगर फल नहीं होगा तो भाई लाएगा क्या? अगर पत्र ही नहीं होगा तो लिखेगा क्या? अगर खाना ही नहीं होगा तो माँ बनाएगी क्या? तो यही क्या है? कर्म है। और इन कर्म के वजह से ये सकर्मक क्रिया कहलाती है। बात समझ में आ रही है? अपेक्षा से समझिए, अपेक्षा, जरूरत, ठीक है, और यहां अपेक्षा नहीं होती। जहां कर्म की अपेक्षा है अर्थात जरूरत है वही सकर्मक है, और जहां कर्म की अपेक्षा भी ना हो वही क्या है? अकर्मक है। तो चलिए, इसको अगर आप डिटेल में अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो आप मेरे अगले वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं अगर इस वीडियो में अकर्मक सकर्मक समझाने लग जाऊंगा तो लगभग अभी आधा घंटा और लग जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपका और समय बर्बाद हो। अकर्मक सकर्मक को आप अगले वीडियो में अवश्य देखिएगा, जहां पर आपके सभी भ्रम समाप्त हो जाएंगे। चलिए, मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।